नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब निरंतर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और आप सभी की बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि सामान्य अध्ययन में शामिल विषयों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। बहुत सारे आयोगों के पेपर को देखा गया है, बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा गया है और भविष्य की जो परीक्षाएं हैं, जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित आने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में यह जो हमारी श्रृंखला है वह उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी भारत की राज्यव्यवस्था से ही लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? यहां पर पहला दिया हुआ है जिला पंचायत, फिर दिया हुआ है क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। केवल 1 और 2 सम्मिलित हैं, केवल 2 और 4 सम्मिलित हैं, 1, 2 और 3 सम्मिलित हैं या उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का सुझाव था कि हमें कुछ समय दिया जाए अपने विकल्प तक जाने के लिए। तो मैं एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 1 और 2 अर्थात जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। दूसरा विकल्प है केवल 2 और 4 क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत। तीसरा विकल्प है 1, 2 और 3 अर्थात जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो हमारे आज के इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है विकल्प सी। विकल्प सी में क्या क्या दिया है? 1, 2 और 3। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की गई? तो याद रखिएगा, 1 जिला पंचायत का प्रावधान है, दूसरा क्षेत्र पंचायत का प्रावधान है, तीसरा ग्राम पंचायत का भी प्रावधान है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ है? तो लिख लेना आपको 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो जो 73वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में यह प्रभावी होता है 24 अप्रैल को। याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को यह प्रभावी होता है और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। इसके तहत, इस संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी। याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए गए, ये भी आपको याद रखना है। और पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से होता है। याद रखिएगा, कई परीक्षाओं पूछा गया पंचायतों का कार्यकाल कब से है, तो पहली बैठक से जोड़ा जाता है। पंचायत का जो कार्यकाल है वो पहली बैठक से जोड़ा जाता है और इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और पंचायती राज के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार होगा उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई। यह भी आपको याद रखना है। हम एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो हमारे जो विकल्प दिए गए थे उनके अनुसार कौन सा सही है? सी वाला विकल्प सही है। 1, 2 और 3 जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। इसके तहत पंचायतों के 3 सोपान हैं। याद रखिएगा, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, तत्पश्चात क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर कौन रहेगा? जिला पंचायत। याद रखिएगा, पंचायती राज की व्यापक तौर पर शुरुआत भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जनपद में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को आधार मान के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया।
73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी, 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए और पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से शुरू होता है, यह भी आपको याद रखना है। महिलाओं को आरक्षण 33% दिया गया और जो उम्मीदवार होगा, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा पंचायतों का, उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई। और यह संशोधन 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। 3 सोपान इसमें है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और नगर पंचायत या नगरीय स्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में 74वां संशोधन हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? यह प्रश्न मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया गया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन भारत का ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। इसके पूर्व के शासक जजिया कर ब्राह्मणों से वसूल नहीं करते थे, यह भी याद रखिएगा। और जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। इसे गैर मुस्लिम कर भी कहा जाता है, गैर मुस्लिम कर। आपसे पूछा जाएगा जजिया किससे वसूल किया जाता था, तो यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। और याद रखिएगा, इसको सबसे पहले भारत में कौन लेकर के आया? तो मोहम्मद बिन कासिम जजिया को सबसे पहले भारत में लाते हैं। और अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में जजिया को समाप्त कर दिया। अंतिम रूप से जजिया भारत में समाप्त हो गया। अब हम बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इस टेस्ट सीरीज की बहुत खास बात है, आप लोगों के द्वारा बड़ा इसको सराहा भी गया है कि बचे हुए विकल्पों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, जो कि आज के प्रश्न का सही जवाब भी है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया गया, नहरों का निर्माण करवाया गया, नगरों को बसाया गया, नगरों को बसाया गया। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे स्थित जौनपुर, जिसे कहते हैं पूर्व का सिराज या सिराज हिंद भी जौनपुर को कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सिफा नाम से चिकित्सालय खुलवाए थे और दीवाने खैरात नाम का विभाग बनाया था, दीवाने खैरात। इससे दीनहीन असहाय लोगों की सहायता भी की जाती थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अब हम बचे विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। बलबन का पूरा नाम है ग्यासुद्दीन बलबन और बलबन ने लौह रक्त की नीति चलाई थी, लौह और रक्त की नीति चलाई थी। और तुर्क ए चिहलगानी को चालीसा भी कहा जाता है। तुर्क ए चिहलगानी का दमन किया था। यह 40 अमीर सरदारों का एक गुट था जिसे बलबन ने दमन कर दिया था, हटा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी। इनके समय सल्तनत में सबसे बड़ी सेना भी रखी गई और इन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा भी शुरू की। और टैक्स, अलग अलग प्रकार के इनके समय में कर भी वसूल किए गए। दुधारू पशुओं पर भी कर लिया गया, चरी कर, और मकानों पर भी, घरों पर भी कर लिया गया, घरी कर, ये भी याद रखिएगा। और उपज का 1/2 टैक्स के रूप में ये वसूल करते थे, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए जो प्रश्न बनते हैं पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा। चांदी की जगह पर तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ये भी याद रखना है। राजधानी का परिवर्तन किया था,
राजधानी का परिवर्तन, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजधानी का परिवर्तन किसके शासक के द्वारा संतुलन काल में किया गया, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इन्होंने दोआब में करारोपण किया था, यह भी याद रखिएगा, दोआब में करारोपण के लिए जाने जाते हैं। एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? चार विकल्प आपको दिए गए थे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का सही जवाब था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक से जुड़े अन्य तथ्यों पर हम बात करें तो इनके समय नहरों का निर्माण करवाया गया, इनके समय नगरों को बसाया गया, मुख्यतः जौनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। और दारुल शिफा नाम से एक चिकित्सालय भी खुलवाया और दीवाने खैरात नाम का विभाग भी इनके समय बनवाया गया। बलबन का पूरा नाम ग्यासुद्दीन बलबन है। ये लव रक्त की नीति को चलाने वाले शासक हैं। तुर्क के चहलगानी या चालीसा का दमन इन्होंने किया था, यह भी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। सिकंदर सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया गया था। चांदी की जगह पर तांबे के सिक्के उन्होंने चलवाए थे। और राजधानी का परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किया था, जिसका एक नाम देवगिरी भी है, याद रखिएगा। देवगिरी कहां पर है? तो महाराष्ट्र में, यह भी याद रखिएगा। और दोआब में इन्होंने करारोपण भी किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का है, प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? चार विकल्प आपको दिए गए। सामान्यतया जीएस के पेपर में एक पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है और पूछी गई है पूर्व की परीक्षाओं में। वह प्राचीन भारत की भी हो सकती है, मध्यकालीन भारत की भी हो सकती है, आधुनिक भारत या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखी गई पुस्तक हो सकती है, वर्तमान समय में कोई करंट अफेयर्स की पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है। और ऐसी पुस्तकें भी आपसे पूछी जा सकती है जिनके लेखकों को साहित्य के क्षेत्र के बड़े बड़े पुरस्कार भी समय समय पर राष्ट्रीय से लेकर के राजकीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार दिए जाते हैं। उन पुस्तकों पर आपको नजर बनाए रखना है। तो यहां पर हमने पूछा आपसे कि प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है। चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। नील दर्पण नाम की पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र के द्वारा यह नाटक लिखा गया था, याद रखिएगा, नाटक है। और कब लिखा गया था? तो 1859 और 1860 के दशक में। इस नाटक की मूल विषय वस्तु क्या थी? तो याद रखिएगा नील विद्रोह। नील विद्रोह, नील विद्रोह के लिए आपको याद रखना, नील दर्पण नाटक में दीनबंधु मित्र ने इसका जीवंत वर्णन किया हुआ है। और नील विद्रोह कहां हुआ था? तो तत्कालीन बंगाल में हुआ था, क्योंकि नील की खेती किसानों से जबरदस्ती ब्रिटिश बागान मालिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग करवाते थे, याद रखिएगा। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो नाटक लिखा गया 1859-60 में नील विद्रोह की विषय वस्तु पर आधारित है, यह भी आपको याद रखना है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि, याद रखिएगा गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह भी आपको याद रखना है। और एक तथ्य आपको और याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत सहित एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल मिला था। वर्ष आपको याद रखना 1913, कृति आपको याद रखनी गीतांजलि, और भारत सहित एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। महात्मा गांधी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, आए दिन आपसे हम अपनी सीरीज में पूछते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप इन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक को लिखा है, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट द ट्रूथ, ठीक है, ऐसी तमाम रचनाएं महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। बाल गंगाधर तिलक की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जहां से प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आगे भी संभावना है, इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य स्थित है? याद रखिएगा, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य स्थित है? यह प्रश्न खगोलिकी से लिया गया है। और चार विकल्प आपको दिए गए, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और मंगल, बुध और शुक्र, याद रखिएगा बुध और शुक्र। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। तो क्षुद्र ग्रह जो है, इनकी जो मेखला है
वह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह मेखला पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह की मेखला, जिसको एस्ट्राइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। क्षुद्र माने छोटा, ग्रह होने की कुछ शर्तों को पूरा भी करते हैं और सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा भी वो करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा भी वो करते हैं, सौरमंडल का महत्वपूर्ण भाग है वो, ये भी याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर हम जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले आपको ये टेबल याद कर लेनी है। मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं दूरी के क्रम में ग्रहों का स्थान क्या है। सबसे पहले सूर्य जो कि एक तारा है और वह ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा है। तारा की परिभाषा है कि तारा वह खगोलीय पिंड होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा हो। तो सूर्य एक तारा है। इसके बाद क्रम में पहला ग्रह बुध आता है, इसके बाद दूसरा ग्रह शुक्र आता है और तीसरा ग्रह पृथ्वी और चौथा ग्रह मंगल। याद रखिएगा, मंगल। और मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह मेखला, जैसा कि आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षुद्र ग्रह मेखला। और इसके बाद पहला ग्रह आएगा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आएगा शनि, और शनि के बाद आएगा अरुण, और अरुण के बाद आएगा वरुण। ये भी आपको याद कर लेना है। यह स्थिति 2006 के पश्चात की है। 2006 के पहले का आंकड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें अंतिम जो 9वां ग्रह है प्लूटो यम, उसको ग्रह की श्रेणी से अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा हटा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो जो क्षुद्र ग्रह मेखला है वो मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। प्रारंभ के 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्षुद्र ग्रह मेखला के बाद वाले ग्रहों को कहा जाता है बाह्य ग्रह, ये भी याद रखिएगा। इनको पृथ्वी तुल्य ग्रह भी कहा जाता है। इन 4 को सतही ग्रह भी कहा जाता है और इनको सतह विहीन या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी श्रृंखला का जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। हमारी टीम का प्रयास रहता है कि एक प्रश्न आपसे नहीं वाला जरूर पूछे, 1 से 2 प्रश्न ऐसे होने चाहिए हमारी सीरीज में जिनका उत्तर आपसे नहीं में पूछा जाए। और ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, सावधानी पूर्वक 2 बार प्रश्न पढ़ना है। कम से कम निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। अब इसको हमें अंडरलाइन कर देना है। अब हम विकल्पों पर आएंगे। गारो पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या खासी पहाड़ियां। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच गए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियां मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। बचे हुए विकल्प जो है गारो, जयंतिया और खासी, ये नीलगिरी का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। और मेघालय राज्य में गारो, जयंतिया और खासी नाम की जनजातियां भी पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। गारो जनजाति भी पाई जाती है, गारो जनजाति, और जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है, जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है और खासी जनजाति भी पाई जाती है। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यह पश्चिमी घाट का हिस्सा, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और यह पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में विस्तारित हैं। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में यह पहाड़ियां विस्तारित है, पश्चिमी घाट का हिस्सा, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और हरियाणा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि पूर्व के वीडियो में ऐसा मिलता जुलता प्रश्न आपसे हम पूछ भी चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हरियाणा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, याद रखिएगा, 22 जनवरी, तिथि नोट कर लेनी है आपको, 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ
बेटी पढ़ाओ नामक योजना को शुरू किया गया था। गिरते हुए लिंगानुपात को देखते हुए तिथि आपको नोट कर लेनी है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को लागू करवाया गया था और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी आए हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, स्थिरता और प्रगतिशील भारत, लैंगिक असमानता को मिटाना या वसुधैव कुटुंबकम। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच गए होंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, ये पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। याद रखिएगा, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। कई परीक्षाओं में इस योजना का उद्देश्य पूछा जा चुका है। इसे सतत संपोषणी विकास के नाम से भी जाना जा सकता है। तो अब तक आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना चली, तो आपको बताना है 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही संचालित हुई हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है या अंतिम पंचवर्षीय योजना रही है। इसका जो कार्यकाल है याद रखना है 2012 से 2017 तक। याद रखिएगा, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी भारत में। इसका क्रम 12 है और इसका जो उद्देश्य है तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास है। और इस पंचवर्षीय योजना की अवधि भी आपको लिख लेनी है, वर्ष 2012 से 2017 तक। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? 2012 से 2017 तक रही है। क्रम इसका 12वां है और इसका उद्देश्य क्या है? तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी श्रृंखला का, अभी हाल ही में अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया, उसका संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। ये 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प उत्तराखंड है, दूसरा विकल्प गुजरात, तीसरा तमिलनाडु और चौथा विकल्प मध्य प्रदेश है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। अंबाजी संगमरमर एक विशेष प्रकार का संगमरमर है। इसकी चमक, इसकी बहुत ज्यादा चमक और इसका टिकाऊपन इसको विशेष बनाता है और भारत के कई मंदिरों में इसका प्रयोग भी किया गया है। वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार के संगमरमर को ख्याति प्राप्त है, तो इसलिए इसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह भी आपको याद रखना। राज्य कौन सा है? गुजरात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार कैच द रेन अभियान के तहत आईएस टीना डाबी को राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, अभी हाल ही में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया गया है और पहला पुरस्कार पाने वाला राज्य हम आपको पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, कौन सा है? तो याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने यह पुरस्कार जीता। प्रथम श्रेणी में महाराष्ट्र का नाम आया है, पूर्व के वीडियो में हम आपको बता भी चुके हैं। इसमें दिया हुआ है कि टीना डाबी जो आईएएस है, इनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? पहला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तीसरा विकल्प है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा और चौथा विकल्प है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के द्वारा। यह भी आपको याद रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा यह पुरस्कार वितरित किया गया है। जल संरक्षण में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए टीना डाबी जी को यह पुरस्कार दिया गया बतौर कलेक्टर बाड़मेर। याद रखिएगा, बाड़मेर जनपद की वह डीएम है, इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको यह पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा दिया गया है। बाड़मेर की कलेक्टर है और बहुत चर्चित आईएएस रही है, यह भी याद रखिएगा। तो राजस्थान में बाड़मेर जनपद की वो कलेक्टर है और बाड़मेर जनपद में जल संरक्षण को लेकर के बहुत अभूतपूर्व कार्य किया गया है, तो इसलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखना आपको, टीना डाबी जी को किसने दिया है? राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुरस्कृत की गई। और पहला राज्य आपको जरूर नोट कर लेना है महाराष्ट्र। राज्यों से सवाल पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र आप बताएंगे। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार कैच द रेन अभियान के तहत, ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस अभियान के तहत ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, तो आपको बताना है कैच द रेन अभियान के तहत। बाड़मेर की कलेक्टर है तत्कालीन टीना डाबी जी, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है यह, अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के मध्य कहां आयोजित होगा? अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव
24 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के मध्य कहां आयोजित होगा? ऐसा प्रश्न करंट अफेयर्स में आपसे पूछा भी जा सकता है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, वाराणसी, गोरखपुर, नासिक और कुरुक्षेत्र हरियाणा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जवाब तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है कुरुक्षेत्र हरियाणा में यह आयोजन किया जा रहा है, जो कि 24 नवंबर 2025 से लेकर के 1 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हो रहा है, बहुचर्चित है। और आपको हमारी श्रृंखला कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।